टू ऑल, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज, अपेक्षित गति, लेक्चर नंबर 1, रिलेटिव मोशन, लेक्चर नंबर 1। देखिए जी, अपेक्षित गति टॉपिक उन सबके लिए आसान जिनको वेक्टर्स अच्छे से आते हैं, सदिश टॉपिक अच्छे से आता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन बात करते हैं अपेक्षित गति, जब किसी गतिशील वस्तु को किसी गतिशील निर्देश तंत्र से देखा जाए, तो ऐसी गति को हम लोग अपेक्षित गति कहते हैं। वैसे तो हम धरती से जब चीजों को देखते हैं तो धरती भी घूम रही है, चल रही है, लेकिन जिस वस्तु को, जिस चीज को देख रहे होते हैं उसके रिलेटिवली, क्योंकि अर्थ का विस्थापन ज्यादा नहीं हो रहा, तो हम अर्थ को विरामावस्था में मान के बात कर लेते हैं। लेकिन अब दो वस्तुएं जो होंगी, किसी गतिशील वस्तु का अध्ययन करेंगे, किसी गतिशील वस्तु में खड़े होकर अध्ययन करेंगे। क्लियर है जी? ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? अपेक्षित गति बोलेंगे। और क्या खास बात है, याद रखना, जो प्रेक्षक होता है सदैव स्वयं को विरामावस्था में मानता है। तो जो प्रेक्षक है वो सदैव विरामावस्था में होना चाहिए। द ऑब्जर्वर शुड बी एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट में नहीं है तो उसको रेस्ट में मानो मतलब उसको लेके आओ, क्योंकि अध्ययन उसने करना है और वो बताएगा कि मेरे सापेक्ष गति ऐसे हो रही है। मामला बड़ा आसान सा है, कोई बड़ी लंबी छोटी बात नहीं है। जब किसी गतिशील वस्तु को गतिशील वस्तु के निर्देशन से देखा जाए, गतिशील निर्देशन से देखा जाए, और प्रेक्षक समूह को हमेशा किसे मानेगा? विरामावस्था में मानेगा कि मैं रेस्ट में हूं। एक तो इन दो बातों में चर्चा रहेगी सारी की सारी। क्लियर है जी सबको ये बात? इतनी कुछ समझ में आया होगा। और दूसरा, जिसके सदिश टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए आसान मामला होगा। सदिश में क्या बात जानते हैं हम लोग? अगर a और b दो सदिश हो तो उनका परिणामी सदिश a प्लस b से आता है। ये इनका परिणाम हो गया, एडिशन करने का तरीका हो गया। i में i, j में j, k में k जुड़ जाता है, मालूम है। हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट होता है अगर a और b के बीच का कोण थीटा हो। और जो परिणामी दिशा होती है tan phi इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा से आती है। जब ये समीकरण ऐसे लिखी होती है r बराबर a प्लस b, इसमें टोटल 6 चीजें हैं। इसमें टोटल कितनी चीजें हैं? दिखने में 3 दिखने पर 6 चीजें हैं। a का परिमाण a की दिशा, b का परिमाण b की दिशा, r का परिमाण r की दिशा। ये देखो, ये a का परिमाण a की दिशा, b का परिमाण b की दिशा, तो ये r का परिमाण और ये r की दिशा। 6 चीजें हैं टोटल। ये ध्यान में कितनी चीजें? ये 6 क्वांटिटीज है। 6 में से 4 पता होती है, 2 निकालनी होती है। 6 में से कितनी पता होती है? वो 4 कौन सी होंगी हमें नहीं पता, दे रखी होंगी, और 2 कौन से निकालनी पता नहीं। लेकिन इस 6 में से 4 क्वांटिटी, एक तो बता रहा हूं कि परिमाण, और दूसरी बात है दिशा। परिमाण, दिशा, परिमाण, दिशा, परिमाण, दिशा, 6 चीजें हैं। सदिशों में भी सदिश योग की जुटनी पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम। इस टॉपिक में पड़ेगा सदिशों का घटाव। मान लीजिए ये a है और ये b है, एंड हम लोग b माइनस a या a माइनस b ढूंढ रहे हैं, तो b को उल्टा कर लिया तो ये a माइनस b बन गया है ना, जवाब दे देना। अभी फिर ये 6 चीजें आ गई, r डैश बराबर a माइनस b। ये 6 चीजें क्या है? ये a, ये b, ये उनका घटाव, इसका परिमाण इसकी दिशा, इसका परिमाण इसकी दिशा, इसका परिमाण इसकी दिशा। लेकिन इस दिशा में घटाव है, इस दिशा में क्या है? घटाव है। ये ध्यान रखना, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है। देख, सदिश है तो माइनस में आ सकता है, क्या मतलब हुआ? परिमाण है तो परिमाण हमेशा धनात्मक होता है। और दूसरी चीज दिशा होती है। अब दिशा प्लस है माइनस है कुछ भी हो सकती है, प्लस या माइनस है कुछ भी हो सकती है। तो तेरे को सदिश की तरह समझना है। ये नहीं बोलना इस तरीके से कि क्या ये नेगेटिव आ सकता है, क्या क्यों नहीं आ सकता? दिशा है तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन हमें परिमाण दिशा अलग अलग तरीकों से समझने हैं सारी की सारी बातें। क्या मोटे मोटे तौर पे कुछ बात समझ में आ गई? क्या ये चेक कर लीजिए।
कितनी राशि है ये, फिर से देखना, 6 राशि है, 4 पता होंगी, 4 निकालनी होंगी। कुछ मेथड ये वाला होगा, अगर ये मामला IJ के कैप के फॉर्म में हुआ तो हमेशा आसान होता है। IJ के पदों में सारी चीज कैसे होती है, आसान होती है। दिशा कौन सी देनी है, IJ के दिखाई देती है कि दिशा कैसे बोलनी है। इसमें कौन सा दिशा बोलते हैं, IJ के में IJ किस दिशा बोलते हैं, आयना में जो आप दे दीजिए, सबको समझ में आएगी बात क्या। यहां तक की बात को कुछ कुछ हिसाब से भी नोट करना, नोट कीजिए, फिर टॉपिक में एंटर करते हैं। यहाँ की बात को मैंने नोट कर लीजिए सारी चीजों को, फिर इस टॉपिक में हम लोग एंटर करेंगे। क्या टॉपिक हमारे पास पहला आता है, इस चैप्टर में जो समझने वाली चीजें हैं वो छोटी छोटी बातें जो होंगी वो सबस्क्रिप्ट्स होंगी। प्रेक्षक सदैव विरामावस्था में होता है या स्वयं को विरामावस्था में मानता है। ऑब्जर्वर फील्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट रेस्ट। प्रेक्षक स्वयं को हमेशा विरामावस्था में मानता है। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर होगी तुम सबको? आगे देखते हैं इसके अंदर कहानी को, वर्ड आते हैं। रानी दिख रहा, कोई बात नहीं। It is no question, sir. लिख लो भाई, ये 10 फाई लिखा हुआ है, ये फाई है तो 10 फाई है, 10 फाई का फॉर्मूला b से सीधा पर a plus b cos थीटा। ये r की दिशा एंगल वाइज आ रही है। यस सर। वेक्टर के चैप्टर अगर नहीं ढंग से पढ़ रखा है तो दोबारा से वीडियो लेक्चर देखें। हटा दो ऐसा कुछ चीजें। यस सर। मामला आसान है, मुश्किल नहीं है ना, लेकिन फिर भी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। सारा सबसे ज्यादा जो चीजें समझनी है वो तुम्हें नाम सीखने हैं। पहले नाम सीखोगे फिर स्टेटमेंट बोलनी आएंगे। जैसे मैं बोलूं ये A है, ये B है। A ने यहां से यहां तक का विस्थापन तय किया, इसका नाम दे रहा हूं A द्वारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तय की दूरी है, और B द्वारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तय की दूरी ये रही। क्लियर है जी? दोनों बहुत नजदीक हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक थे, तो इसका नाम B रख के लिख दिया XBG। ये जो पैरों में चीज लिख रहा हूं ना, सबसे खतरनाक काम ये वाला ही है। जिसको ये समझ में आएगा तो उसके लिए मामला आसान हो जाता है। XAG का नाम क्या बोल रहे, ध्यान से पढ़िएगा। A का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में विस्थापन, ग्राउंड के सापेक्ष विस्थापन। और XBG का नाम क्या बोल बेटा, B का ग्राउंड के सापेक्ष विस्थापन। लेकिन अब हमें पढ़ना क्या, मान लो XBA पढ़ना है, तो XBA का नाम बोलो पहले, क्या बोलूं? वेरी गुड, B का A के सापेक्ष विस्थापन। तो B का A के सापेक्ष विस्थापन तो इतना हुआ, तुम कहोगे इसमें से इसको माइनस कर दो। तो एक बार तुम इसको माइनस करो, ढंग से सुनना, गड़बड़ मत करना। XBA बराबर XBG माइनस XAG। क्लियर है जी? यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेल गया मैं, यहाँ कहीं वेक्टर के निशान नहीं डाले, यहाँ वेक्टर का निशान डाल दिया मैंने। यहाँ पर मैंने वेक्टर का निशान डाल दिया। देखते हैं ना एक बार के लिए, नहीं भी डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं डाल दिया हम लोगों ने। इसको उठा एक लाइन, तो ये इंपॉर्टेंट बन गई। अच्छा जी, समझ गया? कुछ कुछ बात समझ में आनी चाहिए भी, 2 मिनट का इंतजार करना, सब समझ में आएगा। इसी लाइन को दोबारा से लिख रहा हूं। क्या ये लाइन भी समझ में आ गई तुम्हें?
इसको उठा के इधर लेके और कोई चेंज नहीं है, इसको उठा के इस तरफ ले जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, नाम तो वही के वही है, ये तीन नाम तो बदल नहीं सकते। अगर ये V हो गया तो वेग हो जाएगा, A हो गया तो त्वरण हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज तो वैसी की वैसी रहेगी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना। ये क्या चीज इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, ये नाम इंपॉर्टेंट है। और सिंपल वेक्टर एडिशन चाहिए हम लोगों को, सदिश योग सदिश घटाव चाहिए, घटाव आया है, ये तुम्हारे पास चीज बन गई, ये भी बन गई, ये भी बन गई। इसी को रटना है, इसी को याद करना है, इसी को समझना है, इसी को आप लोगों को समझना है, रटना है, याद करना है कि ये शक्ल है XBA + XAG = XBG। XBA का मतलब पता लग गया, दिदन नाम हमें पता जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ये नाम तुम्हें याद हो जाने चाहिए। अब ये तुम्हारे सामने सारी स्थिति आ गई। अब डिपेंड करता है कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। एग्जांपल से बात समझाने की कोशिश करूंगा, ढंग से सीखते पर इस बात को। मैं तुम्हें बोला A का विस्थापन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2i कैप है, B का विस्थापन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 5i कैप है, और मैंने कहा B का विस्थापन A के रिस्पेक्ट में निकालो, तो तुम कहोगे फॉर्मूला ये रहा, मान रखो और आंसर चको सर। हाँ ना, मैं जवाब दो, ये तो समझ में आ गई कि क्योंकि ये एक दिशा में जो दिखाई दे रही है 2 गया 5 गया, तो इसके सापेक्ष 3 गया। वो तुम्हें इस डायग्राम से महसूस भी हो रहा है। हाँ ना, मैं जवाब दो, ये महसूस भी हो रहा है। देखना हम स्क्रीन से बाहर ना हो गई है, इधर भी नहीं जा रही है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लो, मैंने कहा A इधर गया 2i कैप, B इधर गया -3i कैप। क्लियर है जी? ध्यान से देखना क्या पूछ रहा हूं, A का B के रिस्पेक्ट में विस्थापन बता दो। मैं नाम बदल दिया, B लिखा हुआ, क्या पूछा हुआ है, A का B के सापेक्ष विस्थापन बता दो। तो क्या करूं सर, A - B हो जाएगा। क्या तुम कहोगे सर XAG में से XBG माइनस करो, वेक्टर फॉर्म है ना। अब आप पूरी वेक्टर फॉर्म लिखो, 2i में से 3i माइनस करो, ये ऐड हो गया, तो ये ऐड होना भी चाहिए था। यस सर, क्योंकि ये 2 चला, ये 3 चला, तो A B के सापेक्ष तो 5 ही है। बाद में A और B के बीच का क्या 5 है? नहीं, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि अगर A के सापेक्ष देखना है, A के सापेक्ष का मतलब कौन देख रहा है, A देख रहा है। B के सापेक्ष देखना तो कौन देख रहा है, A देख रहा है। सर B देख रहा है, A कितनी दूर है? या B पर खड़ा होकर देख रहा है, A पर खड़ा होकर देख रहा है, इसका मतलब ये हो गया। यस सर। क्या तुम्हें मोटे-मोटे थोड़ी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर है? ये कितनी चीजें हैं? 6 चीजें हैं। क्या? इसका मान, इसकी दिशा, इसका मान, इसकी दिशा, इसका मान, इसकी दिशा। कितनी क्वांटिटीज है फिर देख लो, 6 क्वांटिटीज है भाई साहब। फिर पूछता हूं, क्या तुम्हें मोटे-मोटे तौर पे ये एग्जांपल समझ में आ गया है? यस सर। अभी तो सिर्फ IJ लिखा है, मैं एग्जांपल थर्ड लिखता हूं, चेक करना एग्जांपल थर्ड। अब मैंने क्या किया, मैंने RA = R भी लिख लिया, क्योंकि मैंने लिख दिया इसको। अब ये मुश्किल दिशा होगी, पता नहीं किस तरफ जा रहा है, 2i 3j महसूस हो रहा है कि x y z तीनों में जा रहा है। मैंने बोला RBG लिखो, RBG दे रखा है तुम्हें, मैंने दे दिया इसको -2i + 3j या 2j -6k दे दिया तुम्हें ये। और मैं तुमसे पूछ लूं A का B के सापेक्ष विस्थापन बताओ, तो आप कहोगे इसमें इसको माइनस कर दो सर, क्योंकि अगर A का B के सापेक्ष बताना है तो A का B के सापेक्ष बताने के लिए AG - BG, इसको माइनस किया तो आ गया 4i 1j, ये 10k। बता दीजिए सबको समझ में आ गई है? तो हम क्या कहेंगे सर, ये तो बहुत ही आसान मामला है, मुश्किल है ही नहीं इसमें। तो स्टार्टिंग में यही बात तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नामों का मतलब समझना आना जरूरी है। अभी कोई मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा सा और लेवल पिक करेंगे तो बातें और अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आएंगी। जाना चाहते हो सदिश रूप समझ में आ रहा है? कितनी राशि है फिर से देख लो, ये इसका परिमाण, इसकी दिशा, इसका परिमाण, इसकी दिशा, इसका परिमाण। दिशा जो होती है हम सब जानते हैं, इकाई सदिश से आती है। हाँ ना, मुझे जवाब देना।
परिमाण में वेक्टर में परिमाण का भाग दे देंगे तो दिशा आ जाती है। ये कैप लिखा है भाई साहब। तो परिमाण को पता है कैसे निकालेंगे? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट। आयना में जो आपको 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट परिमाण आ जाएगा। परिमाण से किसी को भाग में दिशा आ जाएगी। परिमाण दिशा परिमाण दिशा परिमाण दिशा। इसका यूज कैसे करना है वो सीखना बाकी है, वो तो स्टार्ट हुआ टॉपिक। लेकिन क्या ये कुछ नाम समझ में आ रहे हैं? क्लियर है? अभी तुम्हारा दिमाग यहाँ चल रहा है, धीरे धीरे दिमाग यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और याद रखना ये बात और ये बात एक ही बात है। ये ध्यान रखना ये बात और ये बात एक, इसको उठा के यूं लिखा हुआ है बस। सर बस थोड़ा दिशा का ध्यान रखना, बस बाकी तो सही। मतलब दिशा सर थोड़ा जल्दी कमेंट कर रहे हैं कि थोड़ा दिशा का नहीं, पूरा दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़े से क्या होगा? थोड़ा नहीं मतलब सर दिशा का ध्यान रखना। दिशा का ध्यान रखना पड़ेगा पर परिमाण भी इंपॉर्टेंट है। अभी रुको, अभी क्या ध्यान रखना पड़ेगा क्या नहीं ध्यान रखना पड़ेगा उसका फील तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन के अंदर एंटर करेंगे। सर प्रेक्षक वो होगा जिस पे खड़ा है, चौक खड़ा होकर जहां खड़ा होकर देख रहे हैं वो अपने आप को जीरो मान लेगा। वो अपने आप को जीरो नहीं मान लेगा, वो अपने आप का वेग तुरंत जीरो मानेगा कि भाई मैं नहीं चल रहा। वो अपने आप को जीरो क्यों मानेगा? वो तो मैं तुरंत हूं, मैं आंसर निकाल रहा हूं। खुद का वेग खुद को स्थिर अवस्था में मानेगा, तो खुद को जीरो मानेगा नहीं, खुद को स्थिर मानेगा। स्थिर मानेगा, स्थिर मानेगा मतलब वेग भी शून्य मानेगा खुद का और त्वरण भी शून्य मानेगा। एक को देखेगा और दूसरे को देखेगा, उसका वेग तो उसका देखेगा। अभी करेंगे तो पता लग जाएगा। पहले तो मोटे मोटे तौर पे ये बात समझ में आ गई, आगे क्यों भाग रहे हैं अपने? इतना समझ में आया नहीं है तो इस पर कमेंट कर। यस सर, वो देखेगा कैसे बात करेंगे अपने। नोट कीजिए भैया यहाँ तक का मामला। यहाँ तक का मामला नोट कर लीजिए तो आगे देखते हैं फिर जी। लिख लिया बेटा आपने? हाँ लिख लीजिए बेटा। ये ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इससे ऑर्डर डिसाइड होता है। BA प्लस AG बराबर BG, ऑर्डर डिसाइड होता है। BA AG BG। अगर मैं लिख दूं XAB तो अगला स्टेप पक्का क्या आएगा? BG। तो क्या बन जाएगा? ये AG बन जाएगा। आएगा में जवाब दो भैया। सबको बात समझ में आ रही है? ऑर्डर कैसे डिसाइड किए? A से B फिर BG वैसे का वैसे, BC की वैल्यू कटेगा टर्म बचेगा AG। GM में कितना था भैया? पहला और लास्ट। क्लियर है जी? बात समझ में आ रही है? डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं कैसे? ध्यान सुनना होगा तो इंग्लिश में, लेकिन फिर भी बोलता हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ B रिलेटिव टू A प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ A relative to ground equal to displacement of B relative to ground। ठीक है जी? A B का A के सापेक्ष विस्थापन प्लस A का त्वरण के सापेक्ष विस्थापन बराबर B का त्वरण के सापेक्ष विस्थापन। एग्जांपल्स के अलावा की चीज हटा रहे हैं जी। एग्जांपल क्लियर रखूं क्या एक बार? यस बेटा। बेटा इसमें क्या निकालना है? RAB। यहां स्टेटमेंट चेक करना। RAB निकालना तो स्टेटमेंट स्टार्ट कर ले। RAB
प्लस आर बी जी इक्वल टू आर ए जी। आया ना में जवाब दे बेटा, ए से बी, बी से जी, तो ए जी। अब तेरे पास बेटा ये भी और ये भी, ये निकालना, ये उठा के उधर ले जा, तो आर ए बी का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, आर ए जी माइनस आर बी जी बन गया। आयना में जवाब दे दीजिए कि आप सबको ये बात समझ में आ गई है, तो इसमें इसको माइनस करिए आ गया बेटा। क्लियर है बेटा, कैसे बनाएंगे बात, सभी को समझ में आ गया होगी ये चीज बच्चों? शुड आई इरेज ऑल एग्जांपल्स? क्या सभी एग्जांपल इरेज कर दूं मैं? पहले दो। अब और क्या करिए बेटा, इरेज करना बेटा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भैया लिखने की, स्पीड बहुत कम करके तुम लोगों ने। याद दीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं इस टॉपिक में, यही से स्टार्ट करना है, ये स्टेटमेंट लिखने हैं दोनों वापस। और याद रखना भैया, क्या ये लाइन समझ में आ गई, मोड मान लीजिए तो समझ में आ चुकी है, बहुत बार बात कर चुके हैं। इसका अवकलन कर दीजिए समय के सापेक्ष, अवकलन कर रहे हैं समय के सापेक्ष, तो ये आ गया वी ए बी प्लस वी बी जी बराबर वी ए जी। वो उठा के उधर ले जाएंगे, अलग बात है। ये क्या आ गया, सापेक्ष वेग आ गए। नाम सबके बोलने आना चाहिए, ए का बी के सापेक्ष वेग, बी का ग्राउंड के सापेक्ष वेग, ए का ग्राउंड के सापेक्ष वेग। ये नाम बोलोगे तो बात बनेगी, क्योंकि नाम कैसे आएंगे, ऐसे आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू मैन, बारिश के सापेक्ष व्यक्ति के सापेक्ष बारिश का वेग, तो वी आर एम नाम आएगा। स्विमर का रिवर के सापेक्ष वेग, ऐसे नाम आने वाले हैं। तो ये बीच वाला नाम जो सबस्क्रिप्ट हम लोग लिख रहे हैं, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। What should we know? We should know the name of these subscripts, how to mention them. ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, अवकलन फिर से करना है समय के सापेक्ष। तो ये क्या आ जाएगा, a का b के सापेक्ष त्वरण प्लस b का ग्राउंड के सापेक्ष त्वरण बराबर a का ग्राउंड के सापेक्ष त्वरण। आया नाम में जवाब दे दीजिए, क्या ये समीकरण और ये समीकरण समझ में आया तुम सबको? क्या पक्का बता दीजिए भैया। इसका नाम क्या हो गया, सापेक्ष स्थिति, ये सापेक्ष वेग और ये सापेक्ष त्वरण। आया नाम में जवाब दो भैया, नोट करो यहाँ तक। अब ये तीन नाम है जी, 6 क्वांटिटीज 6 चीजें, ये हम सबको दिखाई दे रही है। यस सर। अब जितना मामला चैप्टर का घूमेगा वो इसके आसपास घूमेगा, यहां से बात उठानी है, लेकिन रखनी कहाँ है वो अलग से स्टडी कर रहे हैं। लेकिन क्या 6 नाम जो तुम्हें बता रहा हूं, इन क्वांटिटीज में 3 चीजें, ये 3 चीजें, ये नाम सबको समझ में आ रहे हैं क्या? अब आती है बारी अपेक्षित गति। 3 प्रकार से पढ़ी जा सकती है, 3 प्रकार की अपेक्षित गति पढ़ेंगे। तो 3 टाइप के मोशन मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे। आसान सा मामला है, कोई गड़बड़ नहीं है, आसानी से समझ में आएगा। ये 6 जो भी 3 इक्वेशन लिखी हो तुम्हें लिखनी है, इनका यूज करना सीखेगा। उससे पहले देखते हैं अपेक्षित गति किस किस प्रकार की हो सकती है। ऐसी अपेक्षित गति जिसमें अपेक्षित त्वरण 0 हो। अपेक्षित त्वरण नहीं होगा तो v रिलेटिव प्रेजेंट होगा, तो फॉर्मूला एक ही लगेगा, यानी अपेक्षित चार्ज होगी वो नियत होगी, इसीलिए अपेक्षित त्वरण 0 हो गया। तो d रिलेटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, v रिलेटिव इनटू t। याद आ गया, एक समान गति का फॉर्मूला यही होते हैं, द्विधा पर वेग इनटू समय।
दूसरे में कोई फर्क ही नहीं इसमें। तो आसान मामला नहीं है, मुझे मालूम है ये पहचान करने में जोर आएगा तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आएंगी बातें, इमीडिएट नहीं आएंगी। लेकिन क्या बोल रहा हूं, ऐसा मोशन जिसमें अपेक्षित त्वरण नहीं आएगा लेकिन अपेक्षित वेग आ जाएगा जो कि नियत होगा, तो विस्थापन इक्वल टू वेग इनटू समय। क्लियर है जी। दूसरी गति, ऐसा मोशन जिसमें ए रिलेटिव हो और वो नियत हो, नियत हो और नॉट इक्वल टू 0 हो, तो फिर फॉर्मूले क्या लेंगे, v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो v रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव t, d रिलेटिव इक्वल टू u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर, और तीसरा v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव d रिलेटिव। क्लियर है जी। ये कब है, जब a नियत हो, राइट। और तीसरी चीज क्या बचती है, जब a हो और नियत नहीं हो। a रिलेटिव प्रेजेंट तो है लेकिन ये नियत भी नहीं है, तो फिर मालूम है इंट्यूशन से सारा मामला सॉल्व करना पड़ता है। अरे जवाब दो, क्या ये वापस स्टेप याद आ गया तुम सबको? क्या कितनी प्रकार की गतियां पड़ी हुई है, और फिर वही बात कि लंबवत गतियां हुई तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, x को अलग डील करेंगे, y को अलग पढ़ेंगे, z को अलग पढ़ेंगे। भैया बता दीजिए पूरी रूपरेखा समझ में आ गई क्या? मैक्सिमम बात कब समझ में आएगी, जब क्वेश्चन शुरू करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने अपेक्षित गति का पूरा बेस क्रिएट कर दिया, यहां तक बेस क्रिएट कर दिया बात का। अब जितनी चीजें घूमेंगी हमारी इन तीन बातों में घूमेंगी, इससे पहचानेंगे कि कौन सा मोशन है और जो पिछला टॉपिक पड़ा उसका, और कुछ चीजें होंगी जिनका यूज करके हमारे आंसर निकालने होंगे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन होगी। देख के बता दो ये बात समझ में आ गई सारी की सारी, ये नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं ट्राई। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस। इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे जी। तुम लोगों का इससे कंसर्न कभी भी नहीं पड़ेगा मेडिकल एस्पिरेंट्स का, इसी के आसपास बातें घूमेंगी सारी की सारी। मेडिकल एस्पिरेंट्स की जो दिमाग कभी भी नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, इसी का मामला रहेगा तुम्हारे लिए सिर्फ। और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को अपेक्षित गति से सॉल्व किया जाए, कुछ क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व होंगे, अलग अलग देख लो और सॉल्व कर दो। अपेक्षित गति से करेंगे तो कंपैरेटिवली लिखना आसान हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस को, कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा अगर हम लोग अपेक्षित गति की अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम लोग VAG बोलते हैं, VBG बोलते हैं, VAB बोलते हैं, तो बताओ इसमें रुका हुआ कौन है, इसमें रुका हुआ कौन है, इसमें रुका हुआ कौन है? इसमें कौन रुका हुआ है? A। अबे A की थोड़ी सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ग्राउंड को रुका हुआ माना हुआ है, इसमें भी ग्राउंड आ गया, इसमें कौन रुका हुआ माना हुआ है? इसमें B को आपने रुका हुआ माना हुआ है, B को रेफरेंस ले रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है क्या? किसको रुका हुआ माना जा रहा है? इस नाम के अंदर भूलना मत भैया, जब ये नाम लिखे होते हैं किसको रुका हुआ माना गया ये आपके सामने है, हटा दें क्या सारी चीज? क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं, आराम से करके बताइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 1, ये कार A है और ये कार B है,
ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से और ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है जी, इनके बीच का गैप है 150 मीटर। क्वेश्चन सिंपल सा है, आफ्टर व्हाट टाइम, कितने समय बाद ए बी को ओवरटेक करेगा। पीछे से आके ये करना ओवरटेक कहलाता है और आमने सामने से क्रॉस करना कहलाता है। ये ओवरटेक कर रहा है, तो कितने समय बाद ए बी को ओवरटेक करेगा? दो वस्तुएं आ गई, दोनों चल रही हैं। ये हमारी मर्जी है कि क्वेश्चन को अपेक्षित से करना है नहीं करना है। अपेक्षित से करके करेंगे तो चीजें कंपैरेटिवली कम लिखनी पड़ेंगी, आसान हो जाएगा मामला। 10 सेकंड में करेगा, सबको दिखाई दे रहा है। कोई भी बता सकता है किस किस स्पीड से 15 फालतू है, 15 फालतू है तो 150 मीटर 10 सेकंड में हो देंगे। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए। अगर ये 10 सेकंड तक चला तो वैसे कितना चलेगा? वैसे 200 मीटर, 20 × 10 200 मीटर। 5 सेकंड में जाएगा 50 मीटर, तो इसका 200 150 + 50 के बराबर आ गया, तो ओवरटेक कर गया, बराबर पहुंच गया। क्या वो यहां पर ओवरटेक करेगा? हम बोलेंगे सर यहां ओवरटेक नहीं करेगा, कहीं आगे जाके ओवरटेक करेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा इस बारे में। क्या यही ओवरटेक करेगा क्या? फिर पूछता हूं क्या यही ओवरटेक करेगा क्या? ध्यान दे मत करना भैया, पहले बोल रहा हूं। अलग अलग सॉल्व करते हैं। मैंने कहा हम लोग इसको अपेक्षित से सॉल्व नहीं करेंगे, तो बिना अपेक्षित के बोला t समय बाद क्रॉस करेगा, ओवरटेक करेगा। t समय बाद ओवरटेक करेगा ये बोला हम लोगों ने, तो हमने कहा a द्वारा चली गई दूरी जो होनी चाहिए वो गैप प्लस b द्वारा चली गई दूरी के बराबर होनी चाहिए। a द्वारा चली गई दूरी होगी 20t, गैप 150 ही है, उसके द्वारा चली गई दूरी 5t, 15t बराबर 150, t बराबर आ गया हमारे पास 10 सेकंड। क्या बात समझ में आ गई? ये बिना अपेक्षित के सॉल्व किया। अपेक्षित देखना है पे सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए भैया, गड़बड़ मत करना, समझना बात को। ये 150 मीटर है, ये बी है, शब्दों को सीखना और कुछ नहीं करना। ए ने बी के सापेक्ष 150 मीटर चलने हैं। अब ये डी रिलेटिव आ गया, चेक कर लो भैया, ये डी नहीं है, ये डी रिलेटिव है। ओवरटेक करने के लिए ए को बी के सापेक्ष 150, क्या ये एक्चुअल डी चल रहा है क्या? नहीं जी, ये इसको रुका हुआ मानूंगा तो ए बी के सापेक्ष 150 मीटर जाएगा तो ओवरटेक करेगा। हाँ ना में जवाब दे दीजिए सर। आगे बात समझ में, 150 मीटर क्रॉस करेगा। आ गया जी। अपेक्षित वेग कितना हो गया? दोनों एक दिशा में है, ये भी आई कैप में, ये भी आई कैप में। ध्यान देना भैया, क्या निकालना क्या है? सर निकालना है ए का बी के सापेक्ष वेग। हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखो, आसान रहेगा मामला। इसकी वेलोसिटी है 20 आई कैप, उसकी वेलोसिटी है 5 आई कैप। क्या समझ में आ गया? एजी माइनस बीजी, वी एजी माइनस वी बीजी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे। कितनी वेलोसिटी आ गई? परिमाण कितना आ गया? 15। चाल कैसे आ गई? नियत तुरंत तो आया नहीं, तो एक ही फॉर्मूला बच गया, d रिलेटिव इक्वल टू v रिलेटिव t। आया ना में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई? d कितनी दूरी वास्तव में चला? वास्तव में a द्वारा चली गई दूरी होगी 20 × 10 200 मीटर। b कितना चला वास्तव में? 5 × 10 बराबर 50 मीटर। सड़क कितनी यूज की? 200 मीटर सड़क यूज हुई है, ओवरटेक करते समय 200 मीटर। आयना में जवाब दे दीजिएगा। तुम सबको पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, मुश्किल थोड़ी होगा यहाँ तक मामला। नोट कीजिए अंदर की चीज। समझ में आया क्वेश्चन सबको ये वाला? यस सर। चलिए ठीक है, आज के दिन तक काफी है। चलिए